आज हम ये पाठ प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र भौतिक भूगोल के बारे में बात करेंगे। आज हमारा बात करने का जो विषय है वो है सूर्यताप। जैसा कि आपको विदित है कि सूर्य जो है वो उष्मा का पृथ्वी के उष्मा का एकमात्र स्रोत है। जैसा कि आपको पता है कि सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है और उसकी पृथ्वी से औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य की किरणें इस दूरी को 3 लाख प्रति सेकंड की दर से पूरा करती हैं। सूर्य के करोड में हाइड्रोजन परमाणु निरंतर नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम के परमाणु में बदलते रहते हैं, जिससे अपार ऊर्जा मुक्त होती है। सूर्य के बाहरी सतह, जिसको हम फोटोस्फीयर कहते हैं, तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य लगातार अंतरिक्ष में अपनी ऊष्मा का विकिरण करता रहता है, जिसे हम सौर विकिरण कहते हैं। ये विकिरण लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती हैं। पृथ्वी सौर विकिरण का मात्र 2 अरबवां हिस्सा ही रोक पाती है, लगभग 0.005%, 2 अरबवां हिस्सा। पृथ्वी पर यानी कि कुल जो पृथ्वी सूरज की उष्मा है उसका केवल 2% भाग ही, 2 अरबवां भाग ही ये पृथ्वी पर पहुंचता है। फिर पृथ्वी पर पहुंचने वाले सौर विकिरण को हम सूर्यताप कहते हैं। पृथ्वी का धरातल इस विकृत ऊर्जा का 2 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट 2 लेंजली की दर से प्राप्त करता है। इसे हम सौर स्थिरांक या सोलर कांस्टेंट भी कहते हैं। वायुमंडल के बाह्य संस्तर तक पहुंचने वाली कुल सौर विकिरण का मात्र 51% ही पृथ्वी के धरातल पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पहुंच पाता है। यही विकिरण हमारी पृथ्वी पर औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बनाए रखती है और हमारे जीवमंडल के विकास का आधार तैयार करती है। पृथ्वी पर सूर्य ताप की मात्रा और प्रति इकाई क्षेत्रफल पर उसकी प्राप्ति के मुख्य 3 कारकों द्वारा निर्धारित होती है। पहला कारक है धरातल पर पड़ने वाली सूर्य किरणों का झुकाव। दूसरा है दिन की लंबाई अथवा धूप की अवधि। तीसरा है वायुमंडल की पारगम्यता। साधारण नियम के अनुसार जब पृथ्वी सूर्य के न्यूनतम दूरी पर होती है उस समय अधिकतम तापमान और अधिकतम दूरी पर न्यूनतम तापमान मिलना चाहिए, परंतु वास्तविकता इसके ठीक विपरीत है। वास्तव में दिन की अवधि तथा सूर्य की किरणें के तिरछापन का प्रभाव के आगे यह उपादान नगण्य हो जाता है। सौर कलंकों की संख्या अधिक होने पर सूर्य ताप की मात्रा भी अधिक हो जाती है। प्रकाश की किरणें जब वायुमंडल से होकर गुजरती हैं तो उसका प्रकीर्णन, परावर्तन और अवशोषण होता रहता है। आकाश का नीला रंग एवं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा प्रकीर्णन के कारण ही होती है। अवशोषण की क्रिया मुख्य रूप से जल वाष्प और ओजोन गैसों द्वारा होती है। ओजोन गैस की परतें सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती हैं। दूसरा है तापमान की विषमता के कारण पृथ्वी पर तापमान के वितरण में काफी विषमता है। उदाहरण के लिए लीबिया का अल अजीजिया विश्व का सर्वाधिक गर्म प्रदेश है, जहां पर अधिकतम तापमान 58 डिग्री सेल्सियस मिलता है। तो सबसे अधिक ठंड अंटार्कटिका के वोस्टॉक में पड़ती है, जहां तापमान -87.5 डिग्री तक गिर जाता है। अधिकतम औसत वार्षिक तापमान इथियोपिया के डलोफ में 35 डिग्री होता है, जबकि न्यूनतम वार्षिक तापमान
अंटार्कटिका के पोल ऑफ कोल्ड -58 डिग्री सेल्सियस मिलता है। तापमान विषमता के निम्न कारण है। अक्षांशीय वितरण। उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में सूर्य ताप की वार्षिक मात्रा सबसे अधिक होती है और ध्रुवों की ओर क्रमशः इसकी मात्रा में कमी आती रहती है। 45 डिग्री अक्षांश पर यह मात्रा विषुवत रेखा की तुलना में 75% ही रह जाता है। आर्कटिक और अंटार्कटिक रेखाओं पर जो लगभग 66.5 डिग्री से या उससे ऊपर रेखाओं पर यह 50% तथा ध्रुवों पर यह केवल 40% ही रह जाता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में गिरावट आती है। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। प्रति किलोमीटर की ऊंचाई पर औसत तापमान में 6.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आती है। उदाहरण के लिए किलिमंजारो पर्वत जो आपके अफ्रीका में कीनिया में है, यह विषुवत रेखा पर है, परंतु अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यह हिमाच्छादित प्रदेश है। इसी प्रकार गुआंगझाऊ चीन व कोलकाता दोनों एक ही अक्षांश पर हैं, परंतु दोनों के तापमान में ऊंचाई के भिन्नता के कारण काफी अंतर होता है। स्थल और जल का प्रभाव। स्थल की एक इकाई मात्रा की तुलना में जल के एक इकाई का तापमान बढ़ाने के लिए 2.5 गुना ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अतः जल देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है, जबकि स्थल पर यह प्रक्रिया तेजी से होती है। इसलिए महासागरों की अपेक्षा स्थल खंडों पर तापांतर अधिक होता है। चौथा है समुद्री धाराएं। इन धाराओं के निकटवर्ती स्थल भागों के तापमान पर प्रभाव पड़ता है। गर्म धाराएं समुद्र तटीय भागों के तापमान को बढ़ा देती है, जबकि ठंडी धाराओं के प्रभाव के फलस्वरूप तापमान में गिरावट आती है। उदाहरण के लिए गर्म समुद्री धारा गल्फ स्ट्रीम का विस्तार उत्तरी अटलांटिक प्रवाह समस्त पश्चिमी यूरोप भाग को शीतकाल में भी अपेक्षित तापमान प्रदान करता है, जिससे उनके बंदरगाह सालों भर खुले रहते हैं तथा मौसम सुहावना हो जाता है। इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर बहने वाली ठंडी बेंगुला धारा तटीय भाग के तापमान में कमी लाती है। पांचवा है प्रचलित वायु। ठंडी पवनें तापमान में गिरावट लाती हैं, जबकि गर्म पवनें तापमान में वृद्धि करती हैं। उदाहरण के लिए मिस्ट्रल पवन फ्रांस के तापमान को हिमांक तक गिरा देता है, जबकि चिनूक पवन यूएसए के तापमान को बढ़ाती है, जिससे बर्फ पिघल जाता है। वायुमंडल के शीतलन और उष्मन। सूर्य से पृथ्वी तक जो ऊर्जा आती है, यह ऊर्जा वायुमंडल के ताप का निर्धारण करती है। जब यह पार्थिव ऊर्जा ज्यादा होती है तो वायुमंडल गर्म हो जाता है और अगर कम होने पर यह वायुमंडल ठंडा हो जाता है। वायुमंडल के तापमान का परिवर्तन अथवा शीतल और गर्म होने की प्रक्रिया 4 तत्वों का योगदान है, जिसमें प्रमुख है सूर्य ताप, दूसरा है संचलन, तीसरा है विकिरण, चौथा है संवहन। सूर्य ताप या सूर्य से प्राप्त प्रत्यक्ष ताप। सूर्य से वायुमंडल को प्रत्यक्ष ताप बहुत कम मिलता है, इसलिए वायुमंडल के ताप में परिवर्तन में इसका महत्व बहुत कम होता है, क्योंकि वो जो विकिरण होता, किरणें आती हैं, वो लघु तरंगों के रूप में आती हैं, जिससे ये तापमान में वृद्धि नहीं कर पाती। जब ये लघु तरंग दीर्घ तरंगों में परिवर्तित हो जाती है, तब ये अधिक ऊष्मा देती है। संचालन। जिस प्रकार लोहे की छड़ को एक छोर से गर्म किया जाता है तो धीरे धीरे दूसरा छोर भी गर्म हो जाता है, लेकिन दूसरा छोर अपेक्षाकृत कम गर्म हो पाता है। ठीक यही प्रक्रिया वायुमंडल में भी होती है। दिन में जैसे जैसे पृथ्वी का धरातल सूर्य ताप से गर्म होता है, वैसे वैसे धरातल के संपर्क में आने वाला वायुमंडल भी गर्म होता रहता है।
जब धरातल का तापमान घटने लगता है तो धरातलीय वायुमंडल का ताप भी घटने लगता है। इसी क्रिया को हम संचलन या अंग्रेजी में कंडक्शन कहते हैं। में एक अणु स्पर्श के द्वारा दूसरे अणु को गर्म करता है। तीसरा है विकिरण। जैसे गर्म पानी या दूध थोड़ी देर तक खुला रख दिया जाए तो उसमें से तरंगे निकलती हैं और कुछ देर के बाद वह ठंडा हो जाती है। यह क्रिया विकिरण कहलाती है। गर्म पृथ्वी से ताप विकिरण द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। वायुमंडल में यदि बादल, धूलकण आदि होते हैं तो यह ताप निचली सतह में ही रह जाता है, अन्यथा यह धरातल में बहुत ऊंचा चला जाता है। गर्म मरुस्थलों में आकाश स्वच्छ रहता है, इसलिए विकिरण से प्राप्त ताप बहुत ऊपर चला जाता है और रातें ठंडी प्रतीत होती है, जबकि अन्य क्षेत्रों में बादल आदि रहते हैं, जिससे यह ताप निचली सतह में ही रहता है और गर्मी अनुभव होता है। चौथा, संवहन। जब संचलन विकिरण की क्रिया द्वारा किसी स्थान की वायु गर्म होती है तो वह हल्की होकर ऊपर उठती है। खाली जगहों को भरने के लिए आसपास से भारी और ठंडी हवाएं नीचे आ जाती है। ठंडी और गर्म हवा के इस प्रकार ऊपर और नीचे होने की क्रिया को संवहन कहते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल के तापमान में परिवर्तन होता रहता है। अगले वीडियो में हम दैनिक तापांतर के बारे में बातें करेंगे।